बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है और पाकिस्तान की जानिब से बार बार मुतालिबात किए जाने के बावजूद अफगान तालिबान अपने मुल्क में न सिर्फ दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों को कायम रखे हुए हैं बल्कि उनकी सरपरस्ती भी कर रहे हैं, जिस पर पाकिस्तान ने इतवार की शब एक बार फिर अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के मुख्तलिफ अहदाफ पर हमले किए, जिनमें 29 शिद्दत पसंद मारे गए और उनके ठिकाने तबाह हुए। पाकिस्तान की हालिया कार्रवाइयों के बाद दोनों ममालिक के दरमियान पहले से मौजूद कशीदगी में एक बार फिर गैर मामूली इजाफा हुआ। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक अफगान सूबों पख्तिया और कुन्नड़ के इलाकों में इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर फितना उल खवारिज और जमात उल अहरार के ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये कार्रवाई कराची में जमात उल अहरार के रेंजर्स के हालिया हमले के बाद की गई। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि तफ्तीश में सरहद पार रवाबित के शवाहिद सामने आए थे और इसी बुनियाद पर जवाबी तौर पर पाकिस्तान ने कार्रवाई की। इससे कबल भी अफगानिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का सिलसिला जारी रहा, जिसके बायस रियासती इदारों पर दबाव था कि वो सरहद पार मौजूद दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करें। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हमले करने के अलावा बाजोड़ के करीब जमीनी ऑपरेशन भी किया, जिसमें फितना उल खवारिज के एक अहम शिद्दत पसंद कमांडर समेत 3 दहशतगर्द मारे गए, जिसकी तस्दीक वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने भी की। हुक्काम के मुताबिक फजाई और जमीनी कार्रवाइयां एक मरबूत हिकमत अमली का हिस्सा थीं, जिनका मकसद उन गिरोहों की कमांड और लॉजिस्टिक ढांचे को नुकसान पहुंचाना था जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस हैं। अफगान तालिबान अब भी अपनी हट धर्मी पर कायम है और यह तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के हालिया हमलों में आम शहरी हलाक हुए, लेकिन अफगान तालिबान के ये दावे मुबालगा आमेज हैं, क्योंकि पाकिस्तान अफगान तालिबान को अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के महफूज ठिकानों और उनकी पाकिस्तान में दरअंदाजी के ठोस शवाहिद फराहम कर चुका है। यह सूरत हाल नई नहीं है। गुज़श्ता साल अक्टूबर में दोनों ममालिक में होने वाली झड़पों के बाद पाकिस्तान मुतअद्दिद मरतबा अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में फजाई हमले करके फितना उल खवारिज से मुंसलिक ठिकानों को निशाना बनाने और शिद्दत पसंदों को हलाक करने के दावे कर चुका। पाकिस्तान ये मौक़िफ़ भी दोहराता रहा कि अफगान सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और कलअदम तंजीमों को वहां पनाह मिल रही है। इसके बरक्स काबुल इन इल्जामात को रद्द करता है और कहता है कि वो अपनी सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। इस कशीदगी के असरात सिर्फ सिक्योरिटी तक महदूद नहीं रहे। सरहदी रास्तों की बंदिश ने दोनों ममालिक के दरमियान तजारत को भी मुतासिर किया, जबकि आम लोगों के लिए आमदोरफ्त भी मुश्किल हो गई। ऐसे में हर नया वाकया न सिर्फ सियासी तनाव को बढ़ाता है बल्कि इंसानी और माशी मसाइल को भी गहरा करता है। जमात उल अहरार और फितना उल खवारिज समेत अफगानिस्तान में मौजूद शिद्दत पसंद तंजीमें माजी में भी पाकिस्तान के अंदर कई बड़े हमलों में मुलव्वस रहीं। रियासती इदारों का मौक़िफ़ है कि उनके नेटवर्क्स मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुए बल्कि सरहद पार जाकर दोबारा मुनज़्ज़म हो रहे हैं, जिसकी वजह से इस नौइयत की कार्रवाइयां नागुज़ीर हो जाती हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो टोक है कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें खत्म करे और खास तौर पर पाकिस्तान में अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला रोके। पाकिस्तान ने अफगान नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारिजा तलब करके कराची दहशतगर्दी पर शदीद एहतजाज भी किया। यूं इस वक्त सरहद पर हालात एक बार फिर बदस्तूर कशीदा हैं, क्योंकि पाकिस्तान अब दहशतगर्दी को मजीद बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया माहिर अफगान उमूर ज़ाहिर शाह शिराजी साहब ने। शिराजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शिराजी साहब, हमें लाशें उठाते हुए दहाइयां हो गई और हमने बारहा दुनिया को यह बावर करवाया है कि दहशतगर्दी ने किस तरीके से यहाँ पे जड़ पकड़ी है और फिर वो एक तनावर दरख्त की सूरत इख्तियार कर गई। हमने उसकी शाखें काटी और काटते 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 पेड़ की जड़ों तक पहुंचे हैं, लेकिन वो अनासर जो पुष्ट पनाही कर रहे हैं, जो पानी लगा रहे हैं उस शजर को, वो इस बात को मानने को तैयार क्यों नहीं है? मेरी मुराद अफगान हुकूमत की तरफ है कि ये तमाम तर चीजें उन्हीं की फैलाई करदा हैं या उन्हीं की शय के ऊपर हो रही हैं। वो इससे सरफे नजर क्यों करते हैं और दुनिया को ये बावर क्यों करवाते हैं कि जब हम रिटेलिएट कर रहे हैं और हम उनके आम शहरियों को मार रहे हैं, ना कि वो अनासिर को जो वहां पे पनाह लिए हुए? बहुत बहुत शुक्रिया यासर। देखिए, सबसे अहम चीज़ तो ये है कि हमें एज अ पॉलिसी मैटर अभी समझ लेना चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर जो भी हुकूमत रही है, चाहे वो लिबरल्स की थी, चाहे वो बादशाही निज़ाम का था, चाहे वो ये रिलीजियस फैनेटिक्स हैं, इनका पाकिस्तान के खिलाफ जो बयानिया है वो एक ही रहा है। वो हमेशा नफरत, वो हमेशा एनिमोसिटी, वो हमेशा प्रोपेगेंडे के ऊपर बेस्ड रहा है। और उसकी वजह यह है कि ये दुश्मनी और नफरत का फैक्टर ये अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के अंदर भी फैला रहे हैं। मुख्तलिफ नैरेटिव से, ड्यूरन लाइन का नैरेटिव हो, पाकिस्तान दुश्मनी का नैरेटिव हो, इनके ख्याल से अफगानिस्तान के अंदर होने वाला हर जुर्म, हर गुनाह उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। ये एक आम नैरेटिव नहीं, ये बल्कि एक टॉप नैरेटिव है अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ। दूसरा, ये हमारी उन कुर्बानियों को भी नहीं देखते, क्योंकि ये तो लोगों को ये बता रहे कि ये ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स अफगानिस्तान। ऐसा नहीं है।
कौन सी एम्पायर को इन्होंने यहाँ दफन किया है। ये एक बफर जोन था, रशियन इन्वेजन को रोकने के लिए बरतानिया ने इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद आप देखिए अमेरिकन आए और हम यही लोगों को बताते रहे कि जी बरतानिया को इन्होंने शिकस्त दी। बरतानिया को शिकस्त किसी ने नहीं दी, वो आराम से अपने अहदाफ हासिल करके निकल गए। अफगानिस्तान को एज अ बफर जोन करके वो सब कॉन्टिनेंट पे हुकूमत करते रहे, यहाँ का माल लूटते रहे, यहाँ के नवादरात लूटते रहे, यहाँ का सोना निकालते रहे, यहाँ पे जवाहरात निकालते रहे, आराम से चले गए। जब उनका काम खत्म हुआ फिर अमेरिकन आए, उनका अपना इंटरेस्ट था, उन्होंने रशिया को तोड़ा, वो निकल गए। इससे पहले रशिया ने इन्वेजन की थी, वो नाकाम रहे, उनको शिकस्त देने वाले हम लोग हैं। पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की रियासत, बेशक अमेरिका और उसके इत्तेहादी उस तमाम गेम के अंदर मुजाहिदीन बनाने वाले में शामिल थे, लेकिन रेडिकलाइजेशन हमने नहीं की। बाकी आप ये देखिए सिराजुद्दीन हक्कानी और रेगन साहब गले मिले थे, हमने उनको नहीं कहा था कि आप गले मिलें। फिर उसके बाद अभी दोहा में जाके जब ये मौजूदा तालिबान की आदत है, ये अमेरिकन से मिली, ये कतरियों से मिली, ये सऊदियों से मिली, हमने कहा था कि आप अफगान तालिबान को मुसल्लत करें अफगान कौम के ऊपर। देखिए साफ सुथरी बात यह है कि पाकिस्तान हमारी प्रायोरिटी है, पाकिस्तान के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए और हमें अफगानिस्तान को एक दूसरा मुल्क समझना चाहिए। आज तक हम इनको अपने भाई समझते रहे, दोस्त समझते रहे, ये हमारे पासपोर्टों पे सफर करते रहे, ये दोहा में मुआहदे करते रहे, ये सऊदी अरब में मुआहदे, खाना काबा के अंदर हमारे पासपोर्ट पे जाके इन्होंने मुआहदे किए, ये उसको भी नहीं फॉलो कर सके। अगर इन लोगों की आपस में इत्तेफाक नहीं है तो ये हमारे साथ शरीयत के नाम पे, लिसान के नाम पे और भाईचारे और ट्राइबलिज्म के नाम पे कौन सी आपने शराजी साहब शरीयत की बात की। वो जो एक जख्मी दहशतगर्द गिरफ्तार किया हमने कराची से, उसने जो बताया कि मेरा ताल्लुक कहाँ से है, कहाँ पे ट्रेनिंग हासिल की, कितने लोग थे, उसने एक ब्रेन वॉशिंग की बात की कि उसकी जहन साजी किस तरीके से की गई, हमें क्या पोर्ट्रे वहाँ पे किया जाता है, पोस्चर क्या बनाया जाता है। तो क्या एक वो शख्स कि जो 35-40 साल का हो, क्या उसकी ब्रेन वॉशिंग ऐसे हो सकती है कि आप उसको सिर्फ ये बताएं कि ये काफिर है, ये मुसलमान नहीं है, ये दीन से इनहराफ करने वाला है, ये गैर मसलकी है, या ये फलां शख्स है, और वो मान ले? कोई बच्चा हो तो उसकी ब्रेन वॉशिंग हो तो समझ आती है, इतने बड़े फर्द की ब्रेन वॉशिंग के लिए क्या तरीका कार अपनाया जाता है कि वो इस तरह के डिजिटलाइज दौर के अंदर भी वो ब्रेन वॉश उसका हो जाए? देखिए रिलीजियस फॉलोइंग में आपने देखा होगा, हमारे यहाँ पीरी मुरीदी में लोग जो है ना वो बिल्डिंग से उछल के छलांग लगाते हैं। फिर आपने इस वक्त इप्स्टन फाइल का वाकया देखा जिसके अंदर इतने पढ़े लिखे, दुनिया के बड़े पढ़े लिखे और ऑक्सफोर्ड और वाशिंगटन और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए लोग जो है ना वो क्या कुछ हरकतें कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें एक होती हैं जो कि आप तो हम परस्ती पे यकीन करते हैं, आप रिलीजियस आइडियलिज्म पे यकीन करते हैं, तो ये फैक्टर शुरू से होता है। लेकिन नंबर ऑफ अदर फैक्टर जिसमें सोशल फैक्टर्स है, पॉवर्टी है, प्रेशर है, कोएर्शन है, ये तमाम चीज़ें वो इस्तेमाल करके एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ इस वक्त देखिए, कल हमने देखा कि एक अफगान रिलीजियस मेरे ख्याल में मिनिस्टर है टूरिज्म के, उन्होंने कहा जी कि मेरे नज़दीक तो शरीयत के जो सुप्रीम फॉलोअर है वो सिर्फ और सिर्फ मुल्ला हैबतुल्लाह है और मैं आज तक उनके अलावा किसी को अच्छा मुसलमान नहीं मानता। तो ये उनका नैरेटिव है। फिर आप खवातीन के हवाले से क्या वो कुरान और हदीस की रोशनी में फैसले करते हैं? क्या पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे वक्त में अपनी बच्चियों को, खवातीन को, माओं को, बेटियों को जो इज्जत देते रहे, क्या वो अफगानिस्तान के अमारत इस्लामी में मुल्ला हैबतुल्लाह साहब और उनकी काबीना दे रही है? वो तो हिरात में बच्चियों को कोड़े मार रहे हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के खिलाफ जो नैरेटिव बिल्ड किया जाता है वो यही है कि पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है जिसको अमेरिका चला रहा है। हालांकि $160 मिलियन 3 महीने बाद मुल्ला हैबतुल्लाह साहब अमेरिका से खुद वसूल करते हैं दोहा एग्रीमेंट के तहत। $10 बिलियन का असला वहां पे पड़ा हुआ है और वो इस वक्त उस सेहूनी रियासतों का, उस अमेरिका का जो है वो असला है जिनके खिलाफ ये लड़ते रहे। फिर कमाल की बात देखें, ये रशिया को बुलाया इन्होंने, फिर उनके खिलाफ लड़ते रहे। अमेरिका को इन्होंने खुद बुलाया, फिर उनके खिलाफ लड़ते रहे। पाकिस्तान ने इनके साथ जो कुछ किया, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। पाकिस्तान को एक चीज बड़े वाजे कर लेनी चाहिए, अब पाकिस्तान एक अलग रियासत है, अफगानिस्तान एक अलग रियासत है। हमारी अपनी प्रायोरिटीज हैं, उसकी अपनी प्रायोरिटीज हैं। हमें कोई ऐसी जज्बाती बात मजहब के हवाले से, ट्राइबलिज्म के हवाले से, पुख्तून वली के हवाले से बिल्कुल उसके ऊपर ना हमें कोई कंप्रोमाइज करना चाहिए। और जो इस वक्त पॉलिसी है इफेक्टिव काइनेटिक ऑपरेशन की, ये जारी रहनी चाहिए, मेरा ख्याल है। इसके साथ साथ बेशक आप अगर अफगान तालिबान कोई डिप्लोमेटिक मीन्स इस्तेमाल करते हैं दहशतगर्दी को कम करने के लिए, दहशतगर्दों को रोकने के लिए, वो भी हमें उन ऑप्शंस पे भी जाना चाहिए। लेकिन एक बात हमें बिल्कुल वाज़ेह सुन लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए हमारे पॉलिसी मेकर्स को कि अफगान तालिबान रजीम बहैसियत रियासत वो इस तमाम इकोनॉमिक टेररिज्म के साथ साथ रिलीजियस टेररिज्म को एक्सपोर्ट कर रही है। आपके बॉर्डर के ऊपर
वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर वो उन हॉस्टाइल कुव्वतों के साथ मिल के एक बड़ी जंग लड़ रही है। ये सिर्फ अफगान तालिबान या चंद दहशतगर्द ग्रुपों की जंग नहीं है। अब आप देखें पूरा एक मैकेनिज्म है बलूचिस्तान के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है उसमें, यहाँ आप पख्तूनों के नाम पे एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि शायद पख्तून बड़े तंग है पाकिस्तान की रियासत से, वहां आप बलोचों के नाम पे एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। और ये तमाम कौन कर रहा है? वो हॉस्टाइल मीडिया जिसको मुसाद, रा, इवन अमेरिका तक फंड कर रहे हैं। इवन आपकी वो हॉस्टाइल रियासतें जो कि पाकिस्तान को नहीं चाहती कि वो इकोनॉमिकली स्टेबल हो, पाकिस्तान को नहीं चाहती कि वो। अच्छा शिराजी साहब, ये बताइए कि ये जो कराची में होने वाला हमला था, इसकी अगर के हवाले से बात की जाए तो आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे के मुहर्रिकात क्या थे? हम दुनिया को इस वक्त अपना आप जो दिखा रहे हैं वो तो एक अमन के सफ़ीर के तौर पे दिखा रहे हैं, मारकाए अमन के तौर पे दिखा रहे हैं और दो ताकतों की सुलह करवा रहे हैं, और उस वक्त में पाकिस्तान को दहशतगर्दी की लपेट में फिर से लाना, इसके पीछे के मकासद क्या थे? देखिए, पहली आलमी जंग, दूसरी आलमी जंग जिस तरीके से रुकी वो आपने देखा, कितनी तबाही हुई, क्या हुआ। पाकिस्तान ने एक तीसरी आलमी जंग रोकी है। दुनिया को पाकिस्तान का शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन दुनिया के लोग बशमूल अमेरिका, बशमूल वेस्टर्न मुल्क, वो पाकिस्तान के साथ उनकी सिंसियरिटी बिल्कुल भी नहीं है। दैट इज द रीजन कि अफगान तालिबान को सिर्फ कंडेम किया जाता है, दहशतगर्दी को सिर्फ कंडेम किया जाता है। पाकिस्तान जो फ्रंट लाइन स्टेट रहा है दहशतगर्दी के खिलाफ, उसके साथ खड़े होकर लड़ नहीं रही, ये सबसे बड़ा आलमी है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा कि इस वक्त जिस तरीके से जमातुल अहरार को इस्तेमाल किया गया है, जमातुल अहरार और मुमंद और बाजोड़ तालिबान हमेशा से इंडियन प्रॉक्सीज के साथ बड़े करीबी उनके ताल्लुक रहे हैं। उनके फाइनेंसेस, उनकी ट्रेनिंग, उनको असला और एक्सप्लोसिव की सप्लाई थ्रू अफगानिस्तान को उस वक्त हामिद करजई के वक्त में भी, इससे बाद अशरफ गनी के वक्त में भी, और अब भी उसी तरफ से होती है। जो कराची को टारगेट करने का मेरी नज़र में एक बड़ी वजह यही है कि दुनिया को एक मैसेज शायद देना चाह रहे होंगे कि दहशतगर्द इतने ताकत है कि वो पाकिस्तान की पोर्ट सिटी के करीब आ गए, पाकिस्तान के इकोनॉमिक हब को हिट कर सकते हैं। बेशक ये हमला नाकाम रहा है, लेकिन स्टिल इट्स अ सोर्स ऑफ कंसर्न पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान के रियासती इदारों के लिए भी होना चाहिए। अब आप देखें, जिस वक्त 80s तक अगर हम देखें, 80s के अंदर क्या हुआ, कराची को खून में नहलाया गया, यहाँ पे सिविल वार टाइप सिचुएशन पैदा की गई, महाजिर को सिंधी से और सिंधी को जो है ना वो रूरल सिंधी से लड़ाया गया, और उसी की वजह से कराची तरक्की ना कर सका, कराची का पोर्ट तबाह हुआ, गवादर को न्यूट्रलाइज किया गया। तो आज क्या वो दोबारा नहीं हो सकता? ये एक मैसेज है कि हम ये कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की रियासत को फुल फ्लेज जाना चाहिए। अगर हमारी पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है, अगर हमने बॉर्डर बंद किया है, हम नेगोशिएट नहीं करना चाह रहे, हम ट्रेड नहीं करना चाह रहे, हम बाकी बातें भी ना करें, हमें वंस फॉर ऑल, हमें जो मालूम है, जो हमें लोगों का पता है कि कहाँ कहाँ मौजूद है, चाहे वो पाकिस्तान के बॉर्डर की इस तरफ है, पाकिस्तान के बॉर्डर के उस तरफ है, क्योंकि काइनेटिक ऑपरेशन से हमने इतना जरूर हासिल किया कि जो हमारे शहरों के अंदर रोज धमाके होते थे आज नहीं हो रहे। फिर अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक से ये हुआ कि 3-4 महीने तक अमन रहा। जैसे ही आप चुप बैठते हैं, जैसे ही आप बातचीत की बात करते हैं, ये आपकी कमजोरी समझी जाती है। मेरे ख्याल से अगर बातचीत हो भी तो हमारी टर्म्स कंडीशन पे कि भाई दहशतगर्दी के ठिकाने खत्म हो, इनके खिलाफ एक्शन हो, जो हमारे मुजरिम है वो हमारे हवाले करें, जो उरमची टॉक्स के मेन पॉइंट्स थे। अगर ये नहीं हो रहा तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास ऑप्शन है। पाकिस्तान दुनिया में इस वक्त तमाम ताकतें पाकिस्तान के सपोर्ट में, रशिया है, चाइना है, अमेरिका है, ईरान है, इसके अलावा आप देख लें, मेरे ख्याल में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो आपकी पॉलिसी। शिराजी साहब, ये बताइए कि ये जो शवाहिद पाकिस्तान अफगानिस्तान हुकूमत के सामने रखता है, हम बारहा रख चुके, और जवाबन वो दुनिया को ये बताते हैं कि हमारे आम शहरी इलाकों के ऊपर हमले किए गए, ये शवाहिद बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर किस हद तक काबिल कबूल हैं? और जिस तरह आप ये हवाला दे रहे हैं कि हमें इलाकाई ममालिक को भी बीच में इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इनके रशिया के साथ भी ताल्लुकात हैं, उसको भी इन्वॉल्व किया जा सकता है, चाइना को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है, तो उनको ये शवाहिद रख के कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, और पाकिस्तान उस फ्रंट के ऊपर क्या कर रहा है? देखिए यासिर, मेरे ख्याल में शवाहिद रखने की जरूरत नहीं, हम तो नहीं कह रहे। ये बताइएगा कि अफगान तालिबान मॉनिटरिंग टीम, उसकी रिपोर्ट है कि अफगानिस्तान के अंदर 26 के करीब दहशतगर्द ग्रुप हैं, 12 के करीब पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं। मैं गिनवाता हूँ। फिर आप देखें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक रिपोर्ट है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पे अलकायदा, IS के, TTP, BLA बड़े दहशतगर्द ग्रुप हैं जो कि थ्रेट कर रहे हैं तमाम रीजन को। फिर हाल ही में रशियन FSD के जो प्रेसिडेंट है, रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनका नाम है अलेक्जेंडर बेट्राट, उन्होंने बाकायदा एक कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट दी है कि यहाँ पे 8000 TTP के फाइटर्स हैं,
2,500 के करीब यहाँ पे यूगर मिलिटेंट्स हैं, जो उनको ATIM या तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी या चाइनीज मिलिटेंट कहते हैं, वो हैं। 3,000 के करीब यहाँ पे अलकायदा के टेररिस्ट हैं, जिनमें टॉप कमांडर्स हैं, और वो यहाँ पे बाकायदा 70 के करीब कैंप रन कर रहे हैं। फिर यहाँ पे उन्होंने कहा जी इवन BLA के तकरीबन कम से कम 4-5 हज़ार के करीब फाइटर्स मौजूद हैं, निमरोज सूबे के अंदर मौजूद है। तो ये डेटा हम तो नहीं दे रहे, ये इंटरनेशनल एजेंसीज कंपाइल करके तमाम दुनिया में तकसीम कर रही हैं। तो क्या ये शवाहिद कम है कि यहाँ पे ये दहशतगर्द मौजूद है? लेकिन सवाल ये है, अफगान तालिबान रिजीम इन लोगों को दहशतगर्द नहीं मान रही, जिनको इंटरनेशनल दुनिया डिक्लेयर कर रही है। और फिर आप देखिए, एक सिंपैथी का फैक्टर क्रिएट किया जा रहा है उस इंडियन मोसाद और फॉरेन फंडेड हॉस्टाइल मीडिया के थ्रू, जो कि एज अ काम कर रहा है डिजिटल इकोसिस्टम, वो इनको ग्लोरीफाई कर रहा है कि जनाब नहीं, जुल्म हो रहा है। अब आप ये बताएं कि अफगानिस्तान के अंदर हमने स्ट्राइक्स की तो कहा गया कि जनाब आपने जो है सिविलियंस मार दिए। तो कितने सिविलियंस आपको नजर आए वहां मरे हुए? कोई एक सामने आया? किसी इंटरनेशनल मीडिया ने लेके आए? कोई भी नहीं आया। फिर आपने कहा जी काबुल के करीब हमने ड्रोन फैक्ट्री पे जो स्ट्राइक की है वो रिहेबिलिटेशन सेंटर था, 400 लोग मर गए। 400 लोगों की कब्रें किसी ने देखी हैं? उनके जनाजे किसी ने देखे? लेकिन बात यह है कि इस वक्त दुनिया के सामने जो अफगान तालिबान नैरेटिव बेच रहे हैं, वो अफगान तालिबान नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया का वो डिजिटल इकोसिस्टम है जो इंडिया में बैठा है, जो कनाडा में बैठा है, जो UAE में बैठा है, और फिर कुछ आपके अपने सो कॉल्ड जो सोशल मीडिया वॉरियर हैं, जो कीबोर्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो लगे हुए हैं कि जो पाकिस्तान में बैठे हुए साफी को उस इंफॉर्मेशन तक रसाई नहीं है, लेकिन वहाँ पे बैठे हुए आदिल राजा साहब को और शहबाज गिल साहब को तमाम मालूमात हासिल होती हैं कि कब क्या हुआ, कब जो है वो दहशतगर्द आया, कब उसने हमला किया, किसकी मर्जी से किया। तो दिस इज द थिंग कि पाकिस्तान हैव टू फाइंड पाकिस्तान को अब अपनी लाइन जो है वो सीधी करने की जरूरत है, और पाकिस्तान ने वाज़े तौर पे ये ऐलान कर रखा है कि अब हर हमले का जवाब जो है वो डीप स्टेट जाके स्ट्राइक से दिया जाएगा, और अगर इस तरीके से ही बाज नहीं आए तो तब तक हमले पर आप भी अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तो करते रहिए। बहुत शुक्रिया ज़ाहिर शाह शराजी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान ने हालिया कशीदगी के बाद एक बार फिर मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक किया है। फरवरी 2026 के आखिर में शुरू होने वाली कशीदगी बहुत जल्द एक आलमी तनाज़े में तब्दील हुई, जिसकी वजह आबनाए हरमुज़ की बंदिश थी, और 17 जून को दोनों ममालिक के दरमियान स्विट्जरलैंड में मफाहमती याददाश्त पर उसी दबाव के तहत इत्तफाक हुआ, जिसमें ईरान ने तजारती जहाज़ों के लिए महफूज रास्ता फराहम करने की यकीन दहानी करवाई, जबकि अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म करने पर आमादगी जाहिर की। लेकिन उस मुआहिदे के बावजूद हालिया दिनों में दोनों ममालिक के एक दूसरे पर बराह रास्त हमले या मफादात पर हमले ये वाज़े करते हैं कि खत्ते के हालात अब भी गैर मुस्तहकम हैं। अमरीकी हुकाम ने अब ये कहा है कि इस मफाहमती याददाश्त के तमाम पहलुओं पर तकनीकी सतह पर बातचीत जारी रहेगी, ताकि आबनाए हरमुज़ में जहाज़ों की आज़ादाना नकलो हरकत बहाल रह सके। ईरान और अमेरिका कतर में मुज़ाकरात जारी रखने पर भी मुत्तफ़िक हो गए हैं, और सालसी के अमल में शामिल ज़राए का कहना है कि मुमकिन कशीदगी का फौरी तौर पर कम करने के लिए दोनों मुमालिक के दरमियान राबिते के मुस्तकिल चैनल्स भी कायम कर दिए गए। ईरान इस पेशरफ्त को मुआशी हवाले से भी अहम करार दे रहा है। ईरानी सदर मसूद पेशकियान के मुताबिक पाबंदियों में नरमी के नतीजे में कतर में मुंजमद ईरानी असासों में से $6 अरब ईरान को वापस मिलने की तवक्को है। ये पेशरफ्त ईरान के लिए न सिर्फ माली रिलीफ का जरिया बन सकती है, बल्कि इससे मुज़ाकराती अमल में भी तेजी आ सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर माइक वॉल्टस ने अगरचे ये कहा है कि ईरान की आबनाए हरमुज़ के जरिए दबाव डालने की सलाहियत कमजोर हो रही है और खलीजी मुमालिक मुतबादिल रास्तों पर तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन जमीनी सतह पर सूरत हाल मुख्तलिफ नजर आती है। हालिया दिनों में पैनामा के एक परचम बरदार जहाज पे ड्रोन हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के अंदर मुतअद्दिद अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया, जिनमें फौजी साजो सामान, मवासलाती निज़ाम, फ़ज़ाई दिफाई तंसीबात शामिल थी। और उसके जवाब में ईरान की पासदारान इनकलाब ने कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। बहरीन ने दावा किया कि उसके फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने उन हमलों को कामयाबी से रोका और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इस कशीदा माहौल में ईरान की जानिब से खित्ते के दीगर ममालिक को भी सख्त पैगाम दिए गए। ईरानी रहबर आला आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई के मुशीर अली अकबर वेलायती ने बहरीन को खबरदार किया कि वो ईरान को सख्त फैसले करने पर मजबूर न करे। ये बयान इस बात की निशानदही करता है कि ईरान बैक वक्त मुज़ाकरात भी जारी रखे हुए है और इलाकाई दबाव भी बरकरार रखना चाहता है। तवानाई की आलमी मंडी पर भी इन हालात के असरात वाज़ेह हैं। हालिया कशीदगी के बाद तेल की कीमतों में दोबारा इजाफा देखने में आया है।
ब्रेंड खाम तेल तकरीबन $72 फी बैरल तक पहुंच चुका, जबकि अमरीकी खाम तेल भी $70 के करीब ट्रेड कर रहा है। ईरान इस पूरे मामले को वसी तर इलाकाई तनाजुर में देख रहा है। ईरानी वजीर खारजा ने वाज़ेह किया कि किसी भी मुआहिदे की कामयाबी के लिए इजराइल का लबनान से इनखला और उसकी फौजी कार्रवाइयों का खात्मा जरूरी है, और ईरान के मुताबिक खत्ते में पायदार इस्तेहकाम इसी सूरत में मुमकिन है जब लबनान में जारी कशीदगी खत्म हो और बैरूनी मुदाखलत का खात्मा किया जाए। मजमूई तौर पर खत्ते की सूरत हाल इस वक्त एक नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है। एक तरफ अमरीका और ईरान बज़ाहिर कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जमीनी हकायक, हालिया हमले और इलाकाई दबाव इस अमल को गैर यकीनी बना रहे हैं। आबना हरमुज़ में वक्ती इस्तेहकाम जरूर है, लेकिन यह कहना कबल अज़ वक्त होगा कि बहरान जो है ये मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। ये फिलहाल एक ऐसा तवाज़ुन है जो किसी वक्त भी दोबारा बिगड़ सकता है। नाज़रीन, इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद समरेज सालिक साहब ने। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, MOU साइन हुए, MOU साइन होने के बाद चीज़ें बदली, फिर एक दूसरे पर हमले शुरू हो गए, फिर अब जाके ये बातें हो रही हैं कि नई मुज़ाकरात जो हैं वो उसी बुनियाद के ऊपर होंगे। एक दूसरे पर हमले भी जारी हैं, मुज़ाकरात के हवाले से भी मुआहिदे के ऊपर बदस्तूर मौजूद हैं। ये असल में चीज़ क्या है सर? क्या ये पॉस्चरिंग है? क्या ये पॉस्चरिंग का कोई नया तरीका है? और अगर नया तरीका है तो नुकसान दोनों तरफ में बर्दाश्त भी किए जाना, फिर टेबल के ऊपर बैठना और फिर से निगोशिएशन करना, तो ये किस हद तक जो है वो काबिल अमल सूरत हाल लगती? यासर, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में मदद किया। देखिए, पहली तो बात यह है कि ये मुकाबला था एक सुपर पावर का और एक मैं समझता हूँ कि बहुत ही छोटे मुल्क का, और उसका रिजल्ट जो निकला है वो इस तरह का है कि दुनिया सारी जानती है कि ईरान ने छोटा मुल्क होते हुए, कम वसाइल होते हुए, उनके पास सिर्फ जो ज़राए थे जंग के वो मिसाइल और ड्रोन्स थे। उनके पास नेवी नहीं थी, उनके पास एयरफोर्स नहीं थी, उनके पास एयर डिफेंस वेपन सिस्टम नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक सुपर पावर को, अमेरिका को और इजराइल को नाको चने चबवाए। अब इसमें हो ये रहा है कि एक रियलिटी है कि सुपर पावर के लिए ये सब कुछ डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब उनके पास ऑप्शन भी नहीं है, ये सारा प्रोसेस आउट ऑफ एग्जॉस्शन हो रहा है क्योंकि वो अपनी ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर चुके हैं। अमेरिका के लिए इस जंग को कंटिन्यू करना एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया था। उनके अलावा मुज़ाकरात के अलावा उनके पास वर्चुअली कोई ऑप्शन बची नहीं है। इस सिचुएशन में आप इमेजिन करें कि एक बड़ी ताकत अपने गुस्से का इजहार भी कर रही है, अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार भी कर रही है, अपनी एंजाइटी का इजहार भी कर रही है कि वो उस तरीके से ईरान के ऊपर प्रिवेल नहीं कर सके जिस तरीके से उनका ख्याल था। पहली तो बात यह है कि इस तरह के जो पीस एग्रीमेंट्स होते हैं या सीज फायर होते हैं वो हमेशा से डेलिकेट होते हैं, उसमें स्पॉयलर्स भी होते हैं, उसमें कई ऐसी ताकतें होती हैं जो कि उसको खत्म करने की कोशिश करती हैं। और दूसरा ये जो एसिमेट्रिक डुअल है, एक बड़ी ताकत और एक बहुत ही छोटी ताकत का, उसके अपने डायनामिक्स से सारे प्रोसेस में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। मेरे नजदीक आज मैं पढ़ रहा था कि दोहा में दोबारा इनके एग्रीमेंट्स हो गए हैं कि एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं किया जाएगा, और मेरा ख्याल है कि इनके पास और इसके अलावा रास्ता भी नहीं है। लेकिन ये जो प्रेशर है, जिसकी पॉस्चरिंग जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये दोनों पार्टीज करेंगी ताकि अपने नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर मैक्सिमम वो कंसेशंस हासिल कर सकें। अमेरिका कोशिश करेगा उनको डिनाई करने की, ईरान कोशिश करेगा हासिल करने की, लेकिन ये है कि ये पिंग पोंग मेरी असेसमेंट में चलता रहेगा। लेकिन सर, सवाल ये है कि पिंग पोंग तो चलता रहेगा, लेकिन उसके अंदर आप ये देखिए कि जिन पे हमले किए जाते हैं, यानी मिसाल के तौर पे बहरीन को एक बड़ा सख्त बयान दिया जो उनके मुशीर हैं सैयद मुश्तबा के। उन्होंने कहा कि अगर आपने अमेरिका को यूं ही जो है तहफ़्फ़ुज़ देते रहना है या उनकी तरफ से हमले करना है तो फिर हम आपका बड़ा बुरा हशर करेंगे। अब इस तरह की जो बातें हैं उसमें तो फिर ये अमेरिका और ईरान तो नहीं, उसमें तो फिर मुतासरीन में और बहुत से आते हैं, तो ये दोनों के लिए किस हद तक सूट करेगा? देखिए, यही एक चैलेंज है क्योंकि अमेरिका के जो एलाइज हैं मिडिल ईस्ट में, उनका तो कॉन्फिडेंस रोड हुआ अमेरिका पे, लेकिन ये कि अभी भी अमेरिका जब ये हमले करता है तो जाहिर है कोई ना कोई जगह, कोई बेस, कोई मुल्क उसने इस्तेमाल करना है। तो बहरीन का बल्कि मैं ये भी कहूंगा कि इन छोटे ममालिक के पास ऑप्शन भी कोई नहीं है, कोई उनके पास इस तरह का वेर विदॉल नहीं है कि वो ये फैसिलिटी डिनाई कर सकें एक सुपर पावर को।
सो इस सिचुएशन में मेरा ख्याल है कि ये छोटे ममालिक दे आर प्लेइंग विद फायर। और अमेरिका जो है, जिस तरीके से अभी देखा गया है कि वो डी सीट हो रहा है मिडिल ईस्ट से, उसने श्रिंक करना ही करना है, जैसे किसी जमाने में ब्रिटेन ने एज अ सुपर पावर किया था। तो ये जो छोटे ममालिक हैं, ये जो रीजन की जो बड़ी ताकतें हैं, उनके मरहून मिन्नत पे होंगे। तो इसलिए जैसे आपने जिक्र किया कि ईरान ने बहुत सख्त स्टेटमेंट एक दी है बहरीन के बारे में कि आप अपनी पोजीशन को समझें और इस किस्म का काम ना करें कि जिसका आपको बहुत एक भारी कीमत अदा करनी पड़े। तो मैं समझता हूँ कि इन ममालिक के लिए भी एक मतलब वेकअप कॉल होनी चाहिए कि जो बड़ी जंग है, जो ऑलरेडी ऑलमोस्ट कंक्लूड हो चुकी है और अब उसके फॉलो अप में ये एक सीज फायर चल रहा है, इसमें इस तरह का किरदार अदा करना जिसमें कि हमें क्लियरली विजिबल है कि वो सुपर पावर वो अपने ऑब्जेक्टिव हासिल करने में फेल रही है। सो उसके जाने के बाद इन ममालिक का क्या हाल होगा, ये इनको सोचना चाहिए। सर, जिस तरह आपने जिक्र किया कि ब्रिटेन ने भी अपना बोरिया बिस्तर समेटा था और वो दुनिया की सुपर पावर थी और अब अमेरिका समेट रहा है, तो सर गैप तो कोई ना कोई फिल करता है, तो ये गैप कौन फिल करेगा? देखिए, अभी बातचीत चल रही है कि मिडिल ईस्ट पे एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर नजर आ रहा है, ऑलरेडी नजर आना शुरू हो गया। ये जो 2025 और 2026 मेरे नजदीक अमेरिका और उसके एलाइज के लिए बहुत डिफाइनिंग ईयर्स रहे हैं। अमेरिका ने इस जंग में, ये जो 26 वाली जंग है, इसमें सबसे बड़ा जो लॉस किया वो अपनी अलायंसेस का लॉस किया है। जो यूरोपियन कंट्रीज उसके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। अभी आपने देखा कि इटली के प्राइम मिनिस्टर के साथ किस तरह का उनका शोडाउन चल रहा है। यूके जो है वो खड़ा होने के लिए उनके साथ तैयार नहीं था। जो उसके स्ट्रॉन्चेस्ट एलायंस थे अमेरिका के, वो अमेरिका को छोड़ गया। और यही साइकिल उस वक्त हुआ था जब ब्रिटेन का डाउनफॉल हुआ 50s में, अर्ली 50s में। ये जो मिडिल ईस्ट में जैसे हम देख रहे हैं, मैंने शुरू में कहा कि एलायंस का कॉन्फिडेंस एरोड हुआ है यूएस के ऊपर, तो इस वैक्यूम को डेफिनेटली कोई ना कोई फिल करेगा। और वो जो हमें नजर आ रहा है अभी, R4 का आपने जिक्र सुना होगा कि एक रिसेंटली एक मीटिंग हुई इजिप्ट, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की के फॉरेन मिनिस्टर्स की इजिप्ट में, कायरो में। ये एक नई अरेंजमेंट सामने आ रही है। तो सर ये अरेंजमेंट तो है एक इत्तेहाद की सूरत में। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या अमेरिका अगर अपने सुपर पावर के स्टेटस से पीछे हटता है और यहां से इनखला मुमकिन बनाता है, तो क्या उभरती हुई ताकत चाइना अपने जो है सुपर पावर के स्टेटस को बहाल करने के लिए, ये राइज करने के लिए ये गैप फिल कर सकती है, या खित्ते के अंदर वो गैप कोई फिल नहीं करेगा और फिर सुपर पावर का स्टेटस अमेरिका के पास बदस्तूर किस तरह मौजूद रहेगा? देखिए, दुनिया जो है वो बदल रही है यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ। और अमेरिका जब उसका ड्रॉ डाउन होता है और वो मिडिल ईस्ट से उसकी प्रेजेंस में या कमी आती है या टोटली इनखला तो मैं नहीं देख रहा, लेकिन डेफिनेटली कुछ कमी आएगी, तो उस खला को पुर करने के लिए मेरे नजदीक चाइना अपना रोल डेफिनेटली अदा करेगा। सामने आपको कुछ और ममालिक नजर आएंगे, लेकिन एट द बैक ऑफ इट डेफिनेटली वो ताकत है जो इस वक्त अमेरिकन हेजमनी को चैलेंज कर रही है, और वो चाइना है। ये जो नया आर्किटेक्चर जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक तो ये है कि मेरे नजदीक पहली दफा ऐसा हुआ है कि ताकत के बलबूते के ऊपर एक इस्लामिक कंट्री ने एक सुपर पावर को चैलेंज किया है और उसके सामने रेजिस्ट किया और उसके सामने डिफाइंस दिखाई है और उसको अपने अहदाफ पूरे नहीं करने दिए। इससे मैं समझता हूं कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसमें एक नई रूह आई है। पहले अगर मुस्लिम वर्ल्ड पर्टिकुलरली मिडिल ईस्ट में जो हमारे ये ममालिक हैं जिनके पास जराए बहुत हैं, उनकी थी पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट कि किसी तरीके से अमेरिका को खुश रखा जाए, इजराइल को खुश रखा जाए, इवन एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट, इवन एट द कॉस्ट ऑफ कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ इस्लाम। लेकिन अब ये जो सिचुएशन बदल रही है, इससे मैं समझता हूं कि शायद जो काफी अरसे से बातचीत चल रही थी मुस्लिम नेटो की, उसकी भी कुछ शक्ल आपको सामने आना शुरू हो जाए। और ये जो R4 वाला ब्लॉक बन रहा है, इसमें और भी कंट्रीज शामिल होना शुरू हो जाएं, और डेफिनेटली इनके पीछे जो बैकअप होगा वो चाइना का होगा। तो सर अगर देखा जाए लबनान का महाज, उसके ऊपर तो ईरान जो है वो कायमो दाइम दिखाई देता है,
लेकिन दूसरी तरफ हमें खबर ये मंजर आम पे आती है कि शाम में से कुछ फ़ौजें जो हैं वो लबनान की सरहद पे लगाने की बातें अहमद अल शरा की तरफ से की जा रही हैं। अमेरिका ये चाहता है कि हिजबुल्लाह के फ्रंट के ऊपर इजराइल ना लड़े, वो अब शाम में अहमद अल शरा की फ़ौजें लड़ें। तो ये वाला महाज अगर गर्म रहता है तो फिर इस मुआहदे का मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, अमेरिका और इजराइल की तो शुरू से ये कोशिश रही है कि मुसलमान आपस में लड़ें। इस जंग में जिस तरीके से आपको पता है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी सामने आए और उनकी पूरी कोशिश थी कि ये जो ममालिक हैं मिडिल ईस्ट में, ये आपस में ही एक दूसरे का कलाकमा करें और ओवरऑल नुकसान जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड का होगा और इस्लामिक कंट्रीज का होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हो नहीं सका। बहुत सारे ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थे जो पकड़े गए और पता चल गया कि ये इनके पीछे कोई और करवाने वाला था। अभी भी इस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं और आगे होंगी, और जिसका आप अंदिया दे रहे हैं डेफिनेटली सीरिया में जिस तरीके से वो लोग पावर में आए जो किसी जमाने में टेररिस्ट थे, अब वो उनके इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं। अगर वो इस तरह की कुछ चीज करते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो हमारी जो मुस्लिम वर्ल्ड के लिए अच्छा नहीं होगा। एक तरफ आपको यूएई नजर आ रहा है जो कि जिसने अपना पूरा वेट इजराइल के हक में डाला है। दूसरी तरफ अगर ये जो है सीरिया के जो लीडरशिप है वो भी इस तरह की कार्रवाई में शामिल होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये अनफॉर्चुनेट होगा। आपके इल्म में होगा कि ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर इराक में उन्होंने रिसेंटली विजिट किया पिछले 2-3 दिन में, जिसका मकसद यही है कि ये ममालिक आपस में कोलैबोरेट करें, अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करें, ना कि ये रिलाय करें बाहर की ताकतों के ऊपर। तो ये ममालिक अगर मिलकर अपनी सिक्योरिटी को रीअलाइन करके बाहर की ताकतों को यहाँ से इनखला का मौका दें तो सूरत हाल जो है वो दुनिया के हक में भी बेहतर होगी, इस खत्ते के हक में भी बेहतर होगी और ख़तरे के बादल भी छटेंगे। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड समरेश सालिक साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अमेरिका में होने वाली हालिया पॉलिसी बहस दुनिया की वाहिद सुपर पावर को दरपेश स्ट्रेटेजिक बहरान की अलामत बन चुकी है। अमेरिका संजीदगी से मशरक़ वस्ता में मौजूद अपने अड्डों को मगरिब की जानिब मुंतकिल करने पर गौर कर रहा है। अमरीकी हुकाम ये गौर भी कर रहे हैं कि कुछ हसास तनसीबात को या तो ज़ेरे ज़मीन ले जाया जाए या मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया जाए। बज़ाहिर ये एक दिफाई बंदोबस्त मालूम होता है, लेकिन ये असल में उस हकीकत का एतराफ़ है कि जंग का मैदान बदल चुका और अमरीका खत्ते पर अपनी गिरफ्त खो रहा है। अमरीकी हिकमत अमली में यह तब्दीली वक्ती नहीं बल्कि फरवरी के आखिर में ईरान पर अमरीकी और इजरायली हमलों के बाद ईरानी रद्द-ए-अमल ने अमरीका को अपनी हिकमत अमली पर नजर सानी पर मजबूर किया। ईरान की जवाबी कार्रवाइयों ने खत्ते में न सिर्फ ताकत के तवाज़ुन को चैलेंज किया बल्कि उस तसव्वुर को भी तोड़ दिया कि जदीद दिफाई निज़ाम हर खतरे को रोक सकते हैं। एक वक्त था जब खलीज में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे नाकाबिले तस्खीर तस्वुर किए जाते थे, लेकिन उन हमलों के बाद वो मुसलसल ईरानी हमलों की जद में आ गए। बहरीन में मौजूद अमरीका के 5वें बहरी बेड़े के हेडक्वार्टर पर हमला इस तब्दीली की वाज़ेह मिसाल बना, जहां सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि पूरा दिफाई तस्वुर ज़मीबोस होता हुआ दिखाई दिया। मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक ईरान ने मुतअद्दिद ममालिक में अमरीकी और इत्तेहादी तंसीबात को निशाना बनाया, जिनमें दर्जनों ढांचे मुतासिर हुए और अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। अमरीका की कम अज कम 20 फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचने की इत्तलात हैं, जबकि बाज़ अंदाजे ये तादाद उससे भी ज्यादा बताते हैं। अगरचे मुकम्मल तफसीलात सामने नहीं आई, लेकिन यह वाज़ेह है कि अमरीका को खित्ते में गैर मामूली नुकसान पहुंचा है। ईरान की हिकमत अमली इस पूरे अमल में मरकजी हैसियत रखती है। इब्तदा में उसने बड़ी तादाद में मिज़ल और ड्रोन हमले किए ताकि अमरीकी दिफाई निज़ाम को मसरूफ और कमजोर किया जा सके, लेकिन जल्द ही यह हिकमत अमली तब्दील हो गई। बाद के मराहिल में हमले कम तादाद में लेकिन इंतहाई दुरुस्ती के साथ किए गए, जिनका हदफ अहम तंसीबात, रेडार सिस्टम्स और ईंधन की सहूलियात था। ईरान ने यह जंग सस्ते ड्रोन्स के साथ लड़ी और अमरीका के बेशकीमत दिफाई निज़ाम को नाकाम बना दिया। यही वो हकीकत है जिसने अमरीका को खित्ते में अपनी फौजी हिकमत अमली पर नजर सानी करने पर मजबूर किया है। बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और दीगर खलीजी रियासतों में मौजूद अड्डे अब माजी की तरह महफूज नहीं रहे, जिसके बायस अमरीका अपने फौजी असासे मगरिब, ज़ेरे ज़मीन या इजराइल में मुंतकिल करने पर गौर कर रहा है, जिससे यह वाज़ेह हुआ है कि अमरीका अब दिफाई पोजीशन में है। लेकिन इस सूरत हाल का सबसे अहम पहलू ईरान का अगला कदम है। ईरान
सिर्फ फौजी रद्दअमल जाहिर करने तक महदूद नहीं रहा, बल्कि उसने खत्ते के ममालिक को एक नए इलाकाई सिक्योरिटी निज़ाम की तजवीज़ भी पेश की, जिसमें बैरूनी ताकतों की बजाय मकामी ताउन को बेहतर बनाने का तसव्वुर पेश किया गया, जो इस पूरे ढांचे को चैलेंज करता है जिस पर खत्ते में अमरीकी मौजूदगी कायम थी। इराक को दी जाने वाली दिफाई ताउन की पेशकश उसी बड़ी हिकमत अमली का हिस्सा है। इराक अगर इस समत में आगे बढ़ता है तो ये एक नए इलाकाई ब्लॉक की बुनियाद होगा। ये सिर्फ दो ममालिक का ताल्लुक नहीं होगा, बल्कि ऐसे मॉडल की शुरुआत होंगी जिनमें खत्ते के ममालिक अपनी सलामती के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। यूं मशरक़ वस्ता में ताकत का तवाजुन असर नौ तरतीब पा रहा है। अमरीका की खत्ते से पसपाई और ईरान के उभरते हुए किरदार ने यह वाज़ेह कर दिया है कि खत्ते में अब अमरीकी राहत मजीद कायम नहीं रहेगी। इसी बारे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा सरदार मसूद खान साहब ने। मसूद खान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मसूद खान साहब, अगर देखा जाए अमरीका जिस ऑप्शन के ऊपर गौर कर रहा है, ये ऑप्शन वो अपने नुकसान को मद्देनजर रख के कर रहा है या फिर ईरान की डिमांड के तहत कर रहा है? ईरान ने भी मुतालबा किया था और खलीजी रियासतों ने महसूस किया कि अमरीकी अड्डों की मौजूदगी में भी और अमरीकी सिक्योरिटी कवर के बावजूद वो गैर महफूज थे। और सबसे पहला मुल्क जिसने इस किस्म का ऐलान किया था वो कतर था, जिसके बाद जो है अमरीकी ट्रूप्स ने यहाँ से डीमोबिलाइज होना शुरू कर दिया था और इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया था। तो उसके अलावा जो 4 ममालिक हैं ख़ास तौर से उनमें तब्दीली आ रही है। कतर, जहाँ के अमेरिका का सबसे बड़ा हवाई अड्डा मौजूद है, बहरीन जहाँ उनका 5th फ्लीट मौजूद है, और फिर सऊदी अरब और कुवैत में। तो इस वजह से इन जंग के दौरान इनका बहुत नुकसान हुआ है। BBC वेरीफाई ने और दूसरे गैर जानिबदार इदारों ने सैटेलाइट इमेजरी के ज़रिए ये साबित किया है कि अमेरिका को बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन बावजूद अमेरिका ने कॉन्फिडेंशियलिटी की खातिर इन आदाद शुमार को पब्लिक नहीं किया। लेकिन ये एहसास ज़रूर बढ़ गया कि एक तो अमेरिका के आर्म्स एंड एम्यूनेशन को बहुत नुकसान हुआ, उनकी शोहरत को नुकसान हुआ। उसके बाद उनकी बेसेस, आपने ख़ुद कहा कि 20 बेसेस कम अज़ कम जो है उनमें तबाही हुई, कुछ जुज़वी कहीं कुल्ली। और उसके बाद जो है उसकी कॉस्ट जो अभी तक किसी को नहीं मालूम, लेकिन यह है कि हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात की जा रही है। और इस वक्त जो है इन नुकसानात को भरने के लिए अमेरिकी कांग्रेस में एक बिल ज़ेर बहस है या एक सिफारिश है वहाँ, या एक तजवीज़ है कि 88 बिलियन डॉलर्स का एक नया पैकेज दिया जाए। लेकिन जो उसमें क़दामत पसंद जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर्स हैं या सेनेट के हैं, वो इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। आपने अपने तज़ीये में बहुत सी बातें कही, बहुत से सवाल उठाए। मैं उसमें ये कहना चाहता हूँ कि इसमें एक तरीके से यानी जो ये खलीजी रियासतें थी वो अपने आप को महफूज महसूस कर रही थी। अमेरिका का अगर उनके सर से साया उठ गया तो वो और गैर महफूज हो जाएंगी, क्योंकि ये कशमकश अभी ख़त्म नहीं हुई। और दूसरा ये है कि उनका कुल्ली इन्हिसार अमेरिका के ऊपर है, वो असला ख़रीद रहे हों या उसके अलावा जो है उनके जो माशी ताल्लुक़ात हैं अमेरिका के साथ वो बहुत गहरे हैं। उनके बहुत से जो डिपॉज़िट्स हैं वो अमेरिका में मौजूद हैं और उन्होंने भारी सरमायाकारी अमेरिका में की हुई है। लेकिन ख़ुद आपने भी कहा कि ये सारे के सारे असासे ये कहा जा रहा है कि इसराइल में मुंतकिल किए जा रहे हैं, क्योंकि इसराइल को महफूज तरीन इलाका समझते हैं। मैं समझता हूँ कि जो सेंटकॉम का फुटप्रिंट है यहाँ, उसे थोड़ा तब्दील तो किया जाएगा लेकिन उसे ख़त्म नहीं किया जाएगा। एक अमेरिकी कांग्रेस में एक बिल इस वक्त जो ज़ेर बहस है वो उसे कहते हैं नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट। तो वो बिल जो है वो ये तजवीज़ कर रहा है कि इसराइल और अमेरिका जो है अब सिर्फ जो है कि यानी अमेरिका उनको असला बेचे ना, बल्कि दोनों मिलकर प्लेटफॉर्म्स बनाएं और बराबर के शराकतदार हो जाएं। तो अगर वो अपने अड्डे भी वहाँ मुंतकिल कर देते हैं और उनकी जो दिफाई ताकत है उसकी एक ही रीढ़ की हड्डी बन जाती है और उनके ताल्लुकात और भी मजबूत हो जाते हैं, तो इससे ख़त्ता जो है महफूज नहीं गैर महफूज होगा। दूसरे ये पेशगोई जो है क़ब्ल अज़ वक्त है कि अमेरिका शिकस्त खा गया है, अमेरिका को जो है इस खत्ते से उसे पसपाई हुई है, क्योंकि देखना पड़ेगा कि अमेरिका जो है जो उसे चैलेंजेस आए हैं ईरान की तरफ से
उनके लिए क्या मनसूबाबंदी करता है। मिसाल के तौर पर एक मनसूबाबंदी मुझे ये सुनने में आई है कि वहाँ जो उनका ट्रेजरी डिपार्टमेंट है वो ये कोशिश कर रहा है कि मुंजमद असासे जो ईरान के थे उनको वागुजार करने की बजाय जो अमेरिका ने देने थे उनसे अपना नुकसान पूरा करें जो इस जंग के दौरान अमेरिका का नुकसान हुआ है। और दूसरा ये है कि जो जंग के दौरान उनके दूसरे नुकसानात हुए उसमें खलीजी रियासतों से कहें कि वो उनका हाथ बटाएं। और कतर जो है इसी वजह से, कतर जो आपको पता है कि इन सब से ज़्यादा शायद ज़हीन मुल्क है खलीजी रियासतों में, तो उसने एक अलहदा रास्ता तलाश कर लिया है दोहा में। लेकिन खान साहब एक सवाल है कि आप क्या समझते हैं कि ईरान की तरफ से जो पेशकश की जा रही है दिफाई ताउन के हवाले से या दिफाई फ्रेमवर्क के हवाले से, ये अरब ममालिक के लिए किस हद तक काबिल कबूल होगी? क्योंकि अरब ममालिक को तो अमरीका ने दहाइयों असलहा इसी बुनियाद पर बेचा और अड्डे बनाए कि ईरान उनके मद्दे मुकाबिल है और ईरान उन पे हमला आवर होगा। तो ईरान की तरफ से पेशकश किया जाना अरब ममालिक के लिए किस हद तक काबिल अमल और काबिल हजम बात लगती? दो तीन अवामिल हैं। एक तो यह है कि ये इनकलाब ईरान के बाद तमाम खलीजी रियासतों में खौफ की एक लहर दौड़ गई थी कि ईरान का इनकलाब यहाँ बरामद न कर दिया जाए, उसे एक्सपोर्ट न कर दिया जाए और इस तरीके से यहाँ भी एक सियासी हलचल न पैदा हो जाए। और फिर यह है कि जो यहाँ की हुकूमतें मौरूसी हुकूमतें कहीं उनका जो है ये इनकलाबी उनका तख्ता न उलट दे, वो खौफ जो है जाता रहा है। दूसरी जो आपने कहा कि उन्होंने कहा है कि जनाब एक ताउन किया जाए, तो इसकी तजवीज़ आयतुल्लाह ख़मेनी यानी जो पहले रहबर आला थे उनके वक्त से मौजूद है मेज़ के ऊपर। लेकिन जो ईरान ने यानी मतलब है कि न्यूक्लियर असला तो नहीं बनाया था, लेकिन जो अमेरिका और दूसरे लोगों का यह खौफ था कि वो जौहरी असला बना रहा है, उसकी वजह से यहाँ खौफ था कि अगर उसने जौहरी ताकत हासिल कर ली तो पूरे के पूरे खत्ते के ऊपर कब्जा कर लेगा या उसके ऊपर उसका असर और रसूख बढ़ जाएगा। अब अगर ईरान लिख कर दे रहा है कि वो जौहरी असला नहीं बनाएगा, जो मफाहमती यादाश्त में या बाद में जो उनकी न्यूक्लियर डील होती है, तो वो वजह भी ख़त्म हो जाएगी। जो मफाहमती यादाश्त अगर आप उसे गौर से पढ़े हैं तो अमेरिका ने भी इसके ऊपर इत्तफाक किया है। उसने कहा है कि ईरान और खलीजी रियासतों के दरमियान बाहमी इंहिसार होना चाहिए, न सिर्फ माशी ताउन के हवाले से, न सिर्फ तामीर नौ के हवाले से, ईरान की तामीर नौ के हवाले से, बल्कि वो ये कहते हैं कि एक कदम आगे बढ़ के ये एक दूसरे के साथ सिक्योरिटी ताउन कर सकते हैं। लेकिन सर उस सिक्योरिटी ताउन के नतीजे के अंदर कहाँ तक ये चीज़ें काबिल अमल हैं कि जहाँ पे असलहा सारे का सारा अमेरिका का इस्तेमाल होता है, इजरायली साख्ता असलहा इस्तेमाल हो रहा है और सिक्योरिटी ताउन में आप दूसरों के असलहे तक रसाई भी उन्हें देते हैं, आप वेपन्स को चलाने की महारत भी देते हैं, तो अमेरिका के लिए क्या काबिल कबूल होगा? जी नहीं, उनका अमल दखल यहाँ रहेगा, असर रसूख भी रहेगा। लेकिन मैं ये कह रहा था कि उस वजह से एक उभरता हुआ सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी रुकावट इसराइल की तरफ से है। इसराइल और इसराइल की जो अमेरिका में लॉबी है उसकी तरफ से है। वो कहते हैं कि ये तो सारे का सारा आपने जो फ़ायदा था वो ईरान को पहुंचा दिया, उसे बरतर कर दिया और उसे माशी मफादात भी दे रहे हैं और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसे महफूज कर रहे हैं। और इनके जो अहदाफ थे, जो 4 अहदाफ थे कि उनकी न्यूक्लियर तनसीबात ख़त्म की जाए, दूसरा ये था कि किसी उनके जो जौहरी स्टॉक पाइल्स हैं उनको अमेरिका के हवाले किया जाए, या ये कि उनकी मिसाइल रेंजेस को कम किया जाए, या जो उनके इलाकाई हलीफ हैं जिनको एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं उनको ख़त्म किया जाए। इनमें से तो किसी पे ऊपर भी पेशरफ्त नहीं हुई। तो वो समझते हैं कि इसराइल गैर महफूज हो गया है और यही इल्ज़ाम जो है इसराइल की काबीना और इसराइल की अपोजिशन वज़ीर आज़म नेतन्याहू को दे रही है। लिहाजा इस पूरे के पूरे अमल में जो आप सोच रहे हैं वो ईरान की तजवीज़ हो या अमेरिका ने जो मुफाहमती यादाश्त के ऊपर दस्तखत किया या जिसके लिए खलीजी रियासतें कोशिश कर रही हैं, इसमें सबसे बड़ी रुकावट और सबसे बड़ा ख़तरा इसराइल की तरफ से। तो सर इसराइल फिर अगर इसको ख़तरा समझता है तो इस ख़तरे की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाने के लिए या इसमें रखना डालने के लिए वो कौन सा महाज सबसे ज़्यादा गर्म रखेगा? जी, इसमें मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा महाज जो है वो उसके अपना नेबरहुड है और उसमें ख़ास तौर से वो गज़ा में उसने अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। मकबूजा फ़लस्तीन में उसने गैर कानूनी आबादकारी की शरह बढ़ा दी है। अभी हाल ही में उन्होंने 19 नई गैर कानूनी आबादकारियाँ की हैं
और उसके बाद जो है फिर उन जो सीरिया का जनूबी इलाका है, दुरूज़ इलाका, उसमें दरअंदाज़ी करेंगे। और जो लबनान में उन्होंने 608 मुरबा किलोमीटर के रकबे के ऊपर, मुरबा किलोमीटर के रकबे के ऊपर जो कब्ज़ा किया हुआ है उसे खाली नहीं करेंगे। और वो तकरीबन 2000 मुरबा किलोमीटर जो लबनान के जनूब की सरजमीन है उसके ऊपर हमले करते रहेंगे। फिर ये है कि वो दुरूज़ इलाके को अपने साथ मिलाना चाहते हैं और उनका तवील मियाद मंसूबा ये है कि दरियाए फ़रात से लेकर दरियाए नील तक के इस रकबे के ऊपर कब्ज़ा करें, जिसे वो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा कहते हैं। लेकिन फौरी तौर पर वो अपने इर्द गिर्द जो एक हाशिया है, जो उनकी एक स्ट्रेटेजिक बेल्ट है, उसे मजबूत करने की कोशिश तो सर करेंगे। फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो शाम के किसी हिस्से पे कब्जा करना चाहते हैं और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के जहन के अंदर ये आता है कि लबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ महाज बनाने के लिए हमें अहमद अल शरा की ज़रूरत पड़ सकती है, तो एक तरफ उसके इलाके पर कब्जा और दूसरी तरफ उसे बतौर बेट पेश किया जाना, ये क्या डोनाल्ड ट्रंप की ही इख्तरा है या इसके पसे पर्दा कहीं ना कहीं नेतन्याहू भी मौजूद है? इसमें अमेरिका की डीप स्टेट भी मौजूद है और जो है जो ज़ायनिस्ट पॉलिसी भी है। लेकिन उसमें यह है कि इसमें कोई बाहमी तज़ाद मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि दुरूज़ इलाके के ऊपर जो शाम के जनूब में है, इसराइल के बड़े अरसे से नज़र है और बहुत से दुरूज़ जो हैं गोलान हाइट्स में से उनका ताल्लुक़ हो या वैसे भी, तो वो इसराइली एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल हैं। यानी मतलब यह है कि उनकी हुकूमत का या उनके मुख्तलिफ महकमों का या उसके अलावा उनकी कांग्रेस का हिस्सा है किसी न किसी तरीके से, जो उनकी जो कानून साज असम्बली उसका हिस्सा है। लेकिन जो दूसरा वो मंसूबा बना रहे हैं और अभी जो इत्तलात आ रही हैं कि अहमद अल शरा ने हुक्म दिया है कि कुछ फ़ौजें जो हैं शाम की वो लबनान की सरहद की तरफ मोबिलाइज़ की जाए। बज़ाहिर वो ये कह रहे हैं कि जो जब उनके पेशराव की हुकूमत थी तो उस वक्त जो है हिजबुल्लाह उसमें दखल अंदाजी कर रहा था सीरिया में, और उसने जो है सिविल वॉर में उस पुरानी हुकूमत का साथ दिया था, तो वो चाहते हैं कि दोबारा ऐसा ना हो। लेकिन मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि अगर वो कोई इस किस्म की मुहिम जोई करवाएंगे अहमद अल शरा से या उसकी फ़ौजों से, तो मामला और भी बिगड़ जाएगा, क्योंकि लबनान बहुत ही बटा हुआ मुनक़सम मुल्क है और उसमें हिजबुल्लाह को इस तरीके से इरेज नफ़ी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जहाँ कब्ज़ा होगा वहाँ मज़ाहमत होगी। तो सर मेरा एक आखिरी सवाल मशरक़ वस्ता के उसी सिक्योरिटी ढांचे के हवाले से जिस पे हमने इब्तिदा में बात की, तमाम ममालिक का हमने तज़किरा कर लिया, लेकिन उसी सिक्योरिटी ढांचे के अंदर पाकिस्तान के किरदार को मुस्तक़बिल में कैसा देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि इन ममालिक के दरमियान, अमेरिका और ईरान के दरमियान और फिर जो है दूसरे ममालिक के दरमियान जो है, यानी मतलब यह है कि खलीजी रियासतों में भी अपने इख्तलाफात हैं, यूएई और सऊदी अरब के दरमियान, फिर खलीजी रियासतों और ईरान के दरमियान इख्तलाफात हैं। तो इनके लिए एक सालिस की ज़रूरत है और वो सालिस पाकिस्तान है। मैं समझता हूँ कि तमाम ममालिक ने पाकिस्तान के ऊपर एतमाद किया है। जब तक ये इनके इख्तलाफात जारी रहेंगे और जब तक ये इस बात पर मुत्तफ़िक नहीं हो जाते कि ख़ित्ते में अमन और सलामती के लिए एक नया ढांचा बनाया जाए, एक नया आर्किटेक्चर बनाया जाए और माशी तरक्की और स्ट्रेटेजिक ताउन के ऊपर तवज्जो दी जाए, उस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत रहेगी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने बेमिसाल किरदार अदा किया है और ख़ित्ते को अब भी उसकी ज़रूरत है। पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है, ख़ित्ते में अभी पाकिस्तान की ज़रूरत है और पाकिस्तान मुस्बत समत में गामज़न रहेगा। बहुत शुक्रिया सरदार मसूद खान साहब इस हवाले देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।